अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़कीन अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आज आपका जो टॉपिक लाया हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 में जो पढ़ाई जाती है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने के लिए उसकी बेसिक टर्म को जानना ज़रूरी है। अगर आप बेसिक टर्म नहीं जानते हैं तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो उसके ख़ास मानी होते हैं। ठीक है, तो जब ये मेरा पहला लेक्चर है, इसमें मैंने जितनी ज़रूरत है आपको बेसिक टर्म को जानने की, याद रखने की, वो मैंने दी हैं। वो आप जो है इनको याद रख लीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखिए भी है। नंबर 1, कॉस्ट। कॉस्ट से आपको सबको पता है लागत होती है। कॉस्ट किसी भी चीज़ की लागत को बोलते हैं कॉस्ट। द टोटल मॉनेटरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जितने भी खर्चे आपके इनकर्ड होते हैं, खर्च होते हैं जिसमें पैसों से पेमेंट की जाती है, किस लिए? टू एक्वायर, परचेज़ करने के लिए, हासिल करने के लिए, या टू प्रोड्यूस, किसी चीज़ को बनाने के लिए, या किसी टू सेल गुड्स, या बनाने के लिए, और सेल गुड्स और सर्विसेज और असेट्स, इन सब के ऊपर जो है इनको बेचो, ख़रीदो, सब कुछ करो, कॉस्ट जो है लगाई जाती है। कॉस्ट आती है, कॉस्ट को मालूम किया जाता है। तो ये आपको, ये तो सिंपल सी बात है। आम ये कॉस्ट अकाउंटिंग हो या ना हो, ये बात सबको पता है। कॉस्ट वो होती है जो किसी चीज़ की लागत होती है। ठीक है, किसी चीज़ को ख़रीद कर लाते हैं तो कितने की पड़ी है, किसी चीज़ को बेचा है तो कितने की बिकी है। ठीक है, किसी चीज़ को बनाया है तो कितने की बनी है, प्रोड्यूस किया है तो कितने की बनी है, इसको हम कॉस्ट कहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। कॉस्ट, इसी से कॉस्ट अकाउंटिंग बनी है। दूसरी बात ये है, फिर मैंने एक वो टर्म ली है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, मेजर, एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड। दिस कैन इंक्लूड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट और इवन कस्टमर्स। ये कह रहे हैं कोई भी चीज़ जिस पर खर्चा होता है और उस खर्चे को जमा कर लिया जाता है तो वो उसकी कॉस्ट होती है। और उस कॉस्ट को जो है मेजर भी कर सकते हैं आप, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, तज्ज़िया भी कर सकते हैं, और उसकी जो है इंटरप्रिटेशन, वजाहत भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ पे होने वाला जो टोटल खर्चा जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट माने जमा हो जाना, ठीक है ना, वो किसी भी चीज़ के ऊपर, वो जो चीज़ है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस चीज़ को, उसके ऊपर जितना भी खर्चा हो रहा है वो कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ दिस कैन इंक्लूड प्रोडक्ट्स, कोई आप प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है ना, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, इस पर जितना भी खर्चा हुआ ये ऑब्जेक्ट है। अगर कोई आप सर्विस प्रोड्यूस करते हो, कोई इंजीनियर बनाते हो, कोई डॉक्टर बनाते हो, कोई मैकेनिक बनाते हो, तो मैकेनिक आपकी एक ऑब्जेक्ट है। इस पर जितना भी खर्चा हुआ है वो कॉस्ट है। इसी तरह कोई डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के ऊपर जितना भी खर्चा हो रहा है, ये डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट खर्चे को एक्यूमुलेट करें, जमा कर लेंगे, तो ये डिपार्टमेंट जो है ऑब्जेक्ट है। इस पर जितना भी खर्चा होगा वो कॉस्ट होगी। ठीक है, इसी तरह कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, इस पे जितने भी खर्चा होगा वो कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। कस्टमर, अगर कस्टमर है, कस्टमर एक ऑब्जेक्ट है। कस्टमर पर को बनाने में, आपको लाने में, कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए तैयार करने में, अच्छे ताल्लुकात कायम करने में जो भी खर्चा होगा, तो कस्टमर एक ऑब्जेक्ट है, और इस पर जितना भी खर्चा होगा तो वो कॉस्ट होगी। समझ में आ गए? कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ वो ऑब्जेक्ट होगी, और उस पर जितनी भी कॉस्ट एक्यूमुलेट जमा होगी वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ हमने बता दी। वो तो या तो प्रोडक्ट हो सकती है, कोई अशिया हो सकती है। ठीक है, उस पर जितना कॉस्ट लगी होगी तो वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। कोई सर्विसेज होगी, कोई मैकेनिकल सर्विस है, कोई इलेक्ट्रिशियन सर्विस है, ठीक है, तो उस पर ये वो जो सर्विसेज होगी वो तो आपका ऑब्जेक्ट होगा। उस पर जितना भी खर्चा हुआ होगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डिपार्टमेंट हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है। एनीथिंग, जिसमें कहते हैं ना डिपार्टमेंट, इस पे जितना भी खर्चा होगा वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट्स है और इवन कस्टमर, ये सिंपल से अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका मतलब जहन में पता होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो एक पीरियड में तब्दील ना हो, कांस्टेंट जैसी की है वैसी की वैसी रहे, उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। जो चेंज ना हो एक पीरियड में, ठीक है ना। कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट, वो कॉस्ट जो रहती है, फिक्स रहती है। कांस्टेंट माने फिक्स, विदाउट चेंजिंग के।
विद इन अ रेलिवेंट रेंज, एक रेंज होती है, एक पीरियड होता है, उस रेंज के अंदर अंदर वो तब्दील नहीं होती, ठीक है। ऑफ एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी मानी जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो एक रेंज के अंदर बना रहे हैं, एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई आइटम, तो वो एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी के अंदर ऐसी कॉस्ट जो तब्दील नहीं होती वही रहती है, उसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे रेंट है, ठीक है, रेंट जो है हर माह आपको 5,000 रुपये, तो हर माह 5,000 रुपये दे रहे हैं हर माह। अब वो तब्दील नहीं हो रही, वहाँ आप 5,000 वहाँ 50,000 की प्रोडक्शन बनाएं, वहाँ आप 10 लाख प्रोडक्शन बनाएं, लेकिन रेंट 5,000 रुपये भी आ रहा है, इसलिए रेंट जो है फिक्स कॉस्ट है। इसी तरह आप जो है फर्स्ट टाइम जब कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो फैक्ट्री की ज़मीन ख़रीदते हैं, वो फिक्स कॉस्ट होती है। फैक्ट्री को कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिक्स कॉस्ट होती है। फैक्ट्री में जो है आप ज़रूरी मशीनरीज लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो फिक्स कॉस्ट होती है। फैक्ट्री में उसकी रखवाली के लिए एक चौकीदार रखते हैं, तो फिक्स कॉस्ट होती है। सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, फिक्स कॉस्ट होती है। सुपरवाइज़र रखते हैं, फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है। कुछ मैनेजर रखते हैं जो काम लेते हैं, तो ये फिक्स कॉस्ट, ये वन टाइम लग जाती है कॉस्ट, ये चेंज नहीं होती, जो है किसी रेलिवेंट रेंज के अंदर तब्दील नहीं होती, तो इसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसी कॉस्ट जो तब्दील ना हो बल्कि वैसे ही रहे, उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। इज़ अ फिक्स कॉस्ट बिकॉज इट टाइपिकली रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट। मतलब ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन आप बढ़ा दें या कम कर दें। अगर आप 1,000 यूनिट बना रहे हैं और आपकी फ़िक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए है, और अगर आप 2,000 यूनिट बना रहे हैं तब भी फ़िक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए है। अगर आप 10,000 यूनिट बना रहे हैं तब भी कॉस्ट फिक्स है। यानी आप रेंज अपनी प्रोडक्शन की कितनी भी बढ़ाते जाएं या कितनी भी कम करते जाएं, लेकिन फ़िक्स कॉस्ट अपनी जगह चेंज नहीं होती, वही रहती है। उसको हम बोलते हैं फ़िक्स कॉस्ट, जो चेंज ना हो, ये कांस्टेंट रहती है। नंबर 4, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो जो चेंज होती रहती है। जैसे ही आप ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो चेंज हो जाती है। जैसे आपका प्रोडक्शन का जो साइज़ है वो 10,000 यूनिट बना रहे हैं, 10,000 यूनिट बनाने का है, तो 10,000 यूनिट पे जो कॉस्ट आ रही है तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन जैसे ही आप साइज़ चेंज करते हैं, 10,000 एक यूनिट बनाते हैं तो एक यूनिट की कॉस्ट और बढ़ जाएगी, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है चेंज हो जाती है। 10,000 एक की कॉस्ट अलग होगी और 10,000 यूनिट की कॉस्ट अलग होगी। अगर आप जैसे साइज़ कम करते हैं, 9,000 यूनिट पे लेकर आते हैं, तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। 10,000 यूनिट की कॉस्ट और 1,000 यूनिट की कॉस्ट में फ़र्क आ जाएगा। इसी तरह अगर आप साइज़ और बढ़ाते हैं, 15,000 यूनिट बनाते हैं, तो 15,000 की यूनिट की कॉस्ट 10,000 से चेंज होकर 15,000 में चेंज हो जाएगी। ज्यों-ज्यों आप जो है अपनी जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी में चेंजिंग लेकर आते रहते हैं, यानी कभी आप 10,000 का ऑर्डर पास बना रहे हैं, कभी 15,000 का, कभी 20,000 का, हर मर्तबा कॉस्ट आपकी चेंज हो रही है। लेकिन याद करके, इससे पहले हमने पढ़ा फिक्स कॉस्ट पर असर नहीं पड़ता, वो हमेशा फिक्स ही रहती है, ठीक है ना। जब तक आप कोई प्लान चेंज न करें, जब तक कोई नई मशीनरी लाएँ, जब तक मालिक जिससे आपने किराए पे लिया हुआ है वो किराए में कोई तब्दीली नहीं लेकर आए, तो उस वक्त तक वो फिक्स कॉस्ट रहेगी। जैसी ही तब्दीली आएगी तो वो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल में बदल जाएगी, ठीक है। मैंने बता दिया वेरिएबल कॉस्ट ये है कि वो कॉस्ट दैट वेरी इन प्रोडक्शन, वेरी माने चेंज, इन प्रोडक्शन में चेंज होती रही है, टू चेंजेस इन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें तब्दीली कर देती है। द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, जैसे हमारी एक्टिविटी है 10,000 यूनिट बनाने की, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है, लेकिन जैसे हमने एक्टिविटी में तब्दीली करी, 12,000 यूनिट बनाए, 2,000 यूनिट बढ़ा दी है, तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हमने एक्टिविटी में तब्दीली करी, 10,000 से 8,000 यूनिट कर दी, तो अब यूनिट भी कम, अब आपकी एक्टिविटी में चेंजिंग आई तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। कम करने से कम हो जाती है, एक्टिविटी को बढ़ाने से बढ़ जाती है। डायरेक्ट कॉस्ट that can be directly identified with a particular cost object. For instance, the raw material used to manufacture a प्रोडक्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट। कहना डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है जिस पे आप कॉस्ट लगा रहे हैं उस पर डायरेक्टली आइडेंटिफाई यानी दिखाई दे रही हो, वो कॉस्ट आइडेंटिफाई हो रही है, दिखाई जा रही है। डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर, अब ये पेन है मेरे पास,
पेन के ऊपर ये जो प्लास्टिक मटेरियल लगा हुआ है, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग हो रही है, डायरेक्ट लेबर ने डिज़ाइनिंग करी है, इसने ये इस तरह इसको काटा है, बनाया है। एक तो मटेरियल था, मटेरियल नज़र आ रहा है, अब उसको लेबर ने डिज़ाइन किया है इसको, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी, जो आपको आइडेंटिफाई कर रही है, नज़र आ रही है किसी प्रोडक्ट पे। ये ऑब्जेक्ट है, मेरा प्रोडक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे जो इसको लेबर ने इस तरह इसको काटा, निब बनाई, इसको चेंज करा, ये करा, मशीन से करा या हाथ से करा, इसको प्लास्टिक को बिल्कुल इस तरह इस शेप में लेकर आया। लेबर तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई थी। अभी जो मटेरियल लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये भी डायरेक्ट मटेरियल है। तो ये नज़र आ रहा है पेन के अंदर जो मुझे कॉस्ट नज़र आ रही है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। ये डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा नज़र आती है, आइडेंटिफाई होती है आपको, ठीक है ना। इनडायरेक्ट कॉस्ट कभी भी आइडेंटिफाई नहीं होती, यानी इतने छोटे छोटे आइटम्स होते हैं वो रॉ मटेरियल के, जो इसमें दिखाई नहीं देते, या सपोर्टिंग लेबर जो होती है वो इसमें दिखाई नहीं देती, जिनका काम होता है, जिन्होंने सपोर्ट की होती है इस काम करने वाली लेबर को। तो जो सफाई करने वाले हैं, पोछा लगाने वाले हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने वाले हैं, वो इसमें नज़र नहीं आती। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट नज़र नहीं आती, डायरेक्ट कॉस्ट नज़र आती है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट माने प्रोडक्ट कोई भी आपकी। फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पर दी रॉ मटेरियल्स यूज टू मैन्युफैक्चर आ प्रोडक्ट आर अ डायरेक्ट कॉस्ट। जो रॉ मटेरियल इसके अंदर लगा हुआ है प्लास्टिक, ये नज़र आ रहा है, इसके अंदर आइडेंटिफाई हो रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट है। इसमें डायरेक्ट लेबर भी नज़र आ रही है, जिसने काम किया है, मशीन के जरिए किया है, ये हाथ से करा है, इस तरह ये बनाया है, सब चीज़ें उसने, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। बेसिक, जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं पता हुआ, तब आप कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं सीख सकते। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो इस प्रोडक्ट के ऊपर नज़र नहीं आती, ये है ना, ऐसी कॉस्ट जो इसमें नज़र नहीं आ रही। इसमें हमको इनडायरेक्ट मटेरियल भी नज़र नहीं आ रहा और इनडायरेक्ट जो है लेबर भी नज़र नहीं आ रही है। अब पढ़ते हैं। कॉस्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई, जो डायरेक्टली नज़र नहीं आ रही, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हम, विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये कॉस्ट एक पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट था, इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगी हुई है और एक इनडायरेक्ट लेबर भी लगी है, लेकिन इसमें नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ इसमें डायरेक्ट लेबर जिसने इस पर काम करा है वो नज़र आ रहा है, और डायरेक्ट मटेरियल जो मटेरियल प्लास्टिक था वो नज़र आ रहा है। इनडायरेक्ट लेबर भी नज़र आ रहा है, इनडायरेक्ट जो है मटेरियल भी नज़र नहीं आ रहा। Cost that cannot be directली identified with a particular object and must be allocated using a reasonable basis। और इसको एलोकेट कर दी जाती है इसके अंदर। अगर फ़र्ज़ करें इसमें 1 रुपये का जो है रॉ मटेरियल लगा हुआ है और 1 रुपये की लेबर लगी है, जो कि आइडेंटिफाई हो रही है, उसका काम नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर हमने इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी शामिल है। इनडायरेक्ट जो है, जैसे जहाँ ये प्रोडक्ट बन रही थी वहाँ सफाई करने के लिए एक क्लीनर रखा था, वो सफाई कर रहा था, पोछा लगा रहा था, इसी तरह चौकीदार रखा था, उनके भी तो खर्चे हुए हैं, उनको भी पे करें। सुपरवाइज़र रखा था, उनके भी खर्चे हुए हैं। तो ये डायरेक्ट लेबर थी, ये इनडायरेक्ट लेबर थी, इनके जो खर्चे हैं वो भी इसके अंदर जोड़े गए हैं, इसकी एक यूनिट कॉस्ट में जोड़े गए हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल था, जो सफाई करने के लिए वहाँ पे कुछ मटेरियल की ज़रूरत थी, पोछा वोछा लगाने के लिए फ़िनाइल की ज़रूरत थी, फ़िनाइल करा, ठीक है, वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, जिसकी कीमत इसके एक यूनिट में शामिल की गई है, ठीक है। कॉस्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड मस्ट बी एलोकेट की मैंने वो शामिल कर दी जाती है, एलोकेट कर दी जाती है यूजिंग अ रीजनेबल बेसिस, किसी एक बेस की बुनियाद पर। एग्जाम्पल इंक्लूड फैक्ट्री रेंट और फैक्ट्री सैलरीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। फैक्ट्री का जो किराया है वो तो इस प्रोडक्ट में नज़र नहीं आ रहा है एक यूनिट के अंदर, लेकिन वो इसमें एलोकेट कर दिया गया है, ठीक है, एक रीज़नेबल बेस की बुनियाद पर उसको एलोकेट कर दिया है। इसी तरह फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ की सैलरी है जो फैक्ट्री चला रहे हैं, उनकी भी काम इसमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उन पे खर्चा हुआ इस प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर उनका खर्चा भी ऐड कर दिया गया है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी स्टाफ है, तो उन्होंने भी उनको भी पेमेंट की गई है ये पूरा प्रोसेस चलाने के लिए, तो उनका काम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उनका जो खर्चा हुआ इस एक यूनिट पे लगा दिया गया है। इसीलिए बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि आइडेंटिफाई नहीं होती किसी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं। कॉस्ट एलोकेशन, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं जो प्रोडक्ट पे नज़र तो नहीं आती, लेकिन उस खर्चे को प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर डाला जाता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। द प्रोसेस ऑफ असाइन करना, डालना इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये जो ऊपर हमने पढ़ी, इनडायरेक्ट कॉस्ट को डाला जाता है तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी प्रोडक्ट के ऊपर डाल दिया जाता है, लगा दिया जाता है वो खर्चा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट का होता है, उसको असाइन एलोकेशन कहते हैं।
दिस ऑफन इन्वॉल्व यूजिंग अ एलोकेशन बेस, इसको एलोकेशन बेस की बुनियाद पे लगाया जाता है। सच है, जैसे कि डायरेक्ट लेबर की एक बेस बना लिया आपने, डायरेक्ट लेबर को बुनियाद बनाकर खर्चे को डिवाइड कर लिया कितना बनता है, या डिस्ट्रीब्यूट या मशीन आवर्स को ले लिया बुनियाद बना लिया, टू प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट, उस कॉस्ट को प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इसके ऊपर तकसीम कर दिया जाता है। कॉस्ट ड्राइवर, ये एक फैक्टर होता है जो कॉस्ट में तब्दीली लेकर आता है। फैक्टर दैट कॉजेज चेंजेस इन कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर होता है वो फैक्टर जिसकी वजह से कॉस्ट में चेंजिंग आती है। एग्जाम्पल इंक्लूड प्रोडक्शन वॉल्यूम, प्रोडक्शन वॉल्यूम, अगर हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम 10,000 यूनिट बनाने का है लेकिन हम 10,005 यूनिट बनाते हैं, तो 10,000 यूनिट की जो कॉस्ट आ रही थी, तो अब 10,005 यूनिट बनाते हैं, तो अब 10,005 यूनिट की कॉस्ट चेंज हो जाएगी, जो चेंज ले आता है वो कॉस्ट ड्राइवर होता है। नंबर ऑफ सेटअप, आप नंबर ऑफ सेटअप वो होते हैं कि किसी प्रोडक्शन को बनाने के लिए कितनी बार आप मशीन को अपनी अलग हर बार सेट करते हैं, हर बार सेटअप करना पड़ता है, बार बार ऑन करना पड़ती है मशीन को, तो उसका खर्चा बढ़ते जाता है, टाइम ज़ाया होता है, वेस्टेज होता है सेटअप्स। और कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है बहुत कम्प्लेक्सिटी होता है, केक बना रहे हैं, केक बड़ा पेचीदा किस्म का, उस पर ज़्यादा बड़ी महारत से काम किया जा रहा है, तो वहाँ पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, इसलिए पेचीदा होती है प्रोडक्ट डिज़ाइन जो होता है। अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट ड्राइवर इज़ क्रूशियल, अहम होता है फॉर इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए। कॉस्ट पूल, अ ग्रुपिंग, कॉस्ट पूल का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इनडायरेक्ट कॉस्ट, एक जैसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है उसको एक ही तरफ डाल दी जाती है, उसको जैसे सिमिलर, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल है तो तमाम मटेरियल मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल होगा, उसको ला के इनडायरेक्ट मटेरियल में डाल देंगे कॉस्ट को, अब उसके अंदर डिफरेंट टाइप का मटेरियल हो सकता है। दैट आर देन एलोकेट, फिर इसको एलोकेट कर दिया जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी प्रोडक्ट के ऊपर तकसीम कर दिया जाता है उसको। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ऑल फैक्ट्री यूटिलिटीज़, जितनी फैक्ट्री की यूटिलिटीज़ होती हैं माइट बी प्लेस इन वन कॉस्ट पूल, उसको एक कॉस्ट पूल में रख दिया जाता है बिफोर बीइंग एलोकेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, दूसरे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में एलोकेट करने से पहले एक पूल होता है जहाँ पर किसी सेम टाइप की कॉस्ट को जमा कर लिया जाता है, फिर उसको बाद में एलोकेट तकसीम कर दिया जाता है एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि पर यूनिट कॉस्ट उसकी सही तरीके से मालूम हो जाए। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो डायरेक्टली काम करती है, जैसे मैंने पेन दिखाया था, ये पेन पे लेबर ने काम किया होगा, ये डिज़ाइन बनाया है पेन का, ये हुक बनाया है, इस तरह का डिज़ाइन बने हुए सारे, ये मशीन से बनाया हो या हाथ से बनाया, लेबर ने काम किया है, वो डायरेक्ट लेबर होती है जो प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई होती है, नज़र आ रही होती है उसका काम। द वेजेस एंड रिलेटेड कॉस्ट पेड टू एम्प्लॉयज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर वो होती है जो प्रोडक्ट के ऊपर जिसकी कॉस्ट पर यूनिट पे लगी होती है प्रोडक्ट के पर, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी, प्रोडक्ट पर नज़र नहीं आ रही होती। दिस आर दी लेबर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फिजिकली ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल, ये वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं लगती है, लेकिन इसको बनाने में उनके इनडायरेक्टली खर्चे होते हैं उस कॉस्ट के, फिजिकली ट्रांसफॉर्मिंग तो नहीं करती इसको, रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। दे प्रोवाइड इसेंशियल सपोर्ट, वो अपनी सपोर्ट जो इनडायरेक्ट लेबर होती है सपोर्ट प्रोवाइड करती है फंक्शन ताकि चलता रहे ये बनाने का, दैट कीप दी बिजनेस रनिंग स्मूथली, ताकि कारोबार बाकायदा तरीके चलता रहे। एग्जाम्पल में देते हैं कौन सी होती है जो डायरेक्ट लगती है लेकिन सपोर्ट होती है उनकी, कॉस्ट उन पर खर्च होते हैं। फैक्ट्री सुपरवाइजर सब डायरेक्ट लेबरों से काम करवाता है वहाँ खड़े होकर, डायरेक्टली खुद काम नहीं कर रहा था, लेकिन जो डायरेक्ट लेबर होता है उस प्रोडक्ट को बनाने में उनसे काम करवाता है, उस सुपरवाइजर को भी तनख्वाह देना पड़ती है, वो तनख्वाह की कॉस्ट भी पर यूनिट के ऊपर ऐड की जाती है, उसने डायरेक्ट तो काम नहीं किया होता लेकिन इनडायरेक्टली सबको काम करवाया होता है लोगों से। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, जो क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के जो इंस्पेक्शन होता है उनके भी कॉस्ट लगती है, वो भी इसमें डाली जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सनल, जो डिपार्टमेंट के अंदर काम करने लोग होते हैं उनको भी तनख्वाह दी जाती है, उनकी भी कॉस्ट, अकाउंटेंट्स को की जो कॉस्ट होती है वो भी इसमें कितना खर्च हुआ है, यानी ये सब सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में, जो डायरेक्ट काम कर रहे हैं उसके लिए पीछे से सपोर्ट जो कर रहे हैं इन पे भी खर्चा हो रहा है, इन सब की कॉस्ट को एक एलोकेट कर दिया, जमा करके एलोकेट कर दिया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर। अकाउंटेंट, मार्केटिंग एंड सेल टीम्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
सिक्योरिटी गार्ड्स होता है एंड मेंटेनेंस स्टाफ, इन सब की कॉस्ट को प्रोडक्ट पे डाला जाता है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? देयर वर्क कैन कंट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली टू प्रोडक्शन बाय इंश्योरिंग अ स्मूथ वर्क फ्लो, मेंटेनिंग इक्विपमेंट का काम इसलिए होता है कि वो प्रोडक्शन को जारी रखें, मेंटेनिंग इक्विपमेंट को बिल्कुल उसकी रिपेयरिंग वगैरह करके तैयार रखें, मैनेजिंग पर्सनल और अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, और कस्टमर को अट्रैक्ट करें। इट्स ऑफन डिफिकल्ट टू डायरेक्टली टाई द कॉस्ट ऑफ देयर लेबर टू स्पेसिफिक यूनिट, और ये बहुत मुश्किल होती है कि स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर उसको आइडेंटिफाई कराया जा सके। ये आइडेंटिफाई नहीं होती, बल्कि इसको एलोकेट किया जाता है कॉस्ट को उस प्रोडक्ट के ऊपर, जितना भी खर्चा हुआ होता है एक पर यूनिट के ऊपर हर तमाम कॉस्ट को डाल दिया जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसकी सपोर्ट होती है उस प्रोडक्ट को बनाने में। दिस आर लो वैल्यू, बहुत छोटी मकदार का होता है, कंज्यूमेबल आइटम दैट आर यूज इनडायरेक्टली ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस बट आर नॉट डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट पे इनडायरेक्ट मटेरियल शो नहीं होता है, लेकिन इसकी कॉस्ट डाल दी जाती है इसके ऊपर जो एक यूनिट पे आ रही होती है। ठीक है, क्या होता है? लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी, मशीन को ऑयल वगैरह देना होता है, ऑयल एक मटेरियल है, लेकिन इस प्रोडक्ट की वजह नज़र नहीं आता, लेकिन मशीन को चलाने के लिए इस मटेरियल की ज़रूरत पड़ी थी। ये लुब्रिकेंट ऑयल जो होता है ये भी एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। क्लीनिंग सप्लाईज, पोछा वोछा जो होता है, पोछा लगाना का फिनाइल वगैरह जो होती है ये भी ज़रूरत पड़ती है। सैंड पेपर होते हैं, मास्किंग टेप होते हैं, लाइट बल्ब होते हैं, ग्लव्स होते हैं, सेफ्टी ग्लासेस होते हैं एंड प्रिंटर इंक वगैरह, ये सारे इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट पर डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन इनकी कॉस्ट प्रोडक्ट पे शामिल करी जाती है, जो इनडायरेक्ट होते हैं, जो सपोर्ट देते हैं प्रोडक्ट को बनने में। ये इतने छोटे होते हैं मिकदार में कि इसको प्रोडक्ट में जो है शो करना बहुत मुश्किल होता है।